सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा सॉरी दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा है, फिजिक्स का क्लास है। इसमें हम डेली आपको फिजिक्स के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो बहुत ही जल्दी सफाया कर दूंगा फिजिक्स का, और ज़्यादा कोई लेंदी चैप्टर है भी नहीं 10 का, और उसका चैप्टर भी ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा आपका। और उसके बाद जैसे ही चैप्टर कवर होगा तो लगे रहिए आप, मैं आपको ढेर सारे पेपर डील करा दूंगा। पेपर जो होगा, जो एग्ज़ाम पर्पस जो पेपर आते हैं ना, उस पेपर को मैं ढेर सारा पेपर आपको डील करा दूंगा। पहले तो ख़त्म होने दीजिए। अगर सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तभी ना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अगर आप बैठेंगे ना 2022 में जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये ऐसा नहीं कि पहले चैप्टर से देगा, पूरा मिसलिनियस देगा, पूरा मिक्स देगा, पूरे जितने चैप्टर ओवरऑल फिजिक्स में है ना सबसे आएगा। तो जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, तो उसमें पेपर हल कराने में बढ़िया लगेगा, क्योंकि सब आप पढ़ भी चुके होंगे और उसको बताने में मुझे सुविधा होगा। तो आज हम क्या करते हैं जहाँ तक मैं बताया था ना उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कल एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन का जवाब भाई बड़ा इंटरेस्टेड था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन का जवाब भी बहुत अच्छा आया। दो लोग दिए, एक सतीश पाल का था जवाब और एक काजल यादव का था। जवाब एकदम परफेक्ट था, सही था। 60 आएगा, नो डाउट, इसमें कोई संभावना नहीं है, 60 आएगा। तो जैसे आप लोग डील किए होंगे ना, तो आया होगा u बराबर -60 ना। तो u बराबर -60 आया, तो 60 क्या माइनस क्या बताता है? माइनस से बता रहा है कि वस्तु किधर रही होगी, ऐसे अवतल दर्पण हो गया ना, तो वस्तु इस साइड रही होगी। माइनस और प्लस यही बताता है, और यानी आंसर परफेक्ट 7 है। थैंक्स, बढ़िया लगा सुन के। हाँ, अदर बच्चे भी यार दिया करो जवाब नहीं दोगे तो नुकसान है। अब देखो, इसके पहले कहोगे यार पढ़ाई नहीं होती है, टीचर पढ़ाता नहीं है, कोचिंग नहीं चलती है, ठीक नहीं चलता, वो नहीं, मतलब कहीं के भी बच्चे सुन रहे हो, उससे ऑल इंडिया के हो या फिर कहीं के बच्चे सुन रहे हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे अगर विधिवत बताया जाए तो उसके बाद उन लोग केयर ही नहीं करते हो, तो कितनी बड़ी ये है प्रॉब्लम है। तो ये मैं बताता हूँ कि देखिए, जो भी आपको जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना, उसका रिस्पॉन्स अगर दोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा क्या होगा, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग चाहे जो मन करता है वो सवाल दे देते हैं। बोर्ड के पेपर में आप बैठ के देखिएगा नहीं, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अभी से अपने आप को मजबूती किए हैं ना, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे। अगर आप डरेंगे, जवाब नहीं देंगे ना, या आ नहीं रहा है जवाब नहीं देंगे ना, तो पता उससे यही हाल आपके साथ बोर्ड के पेपर में भी दिखाओगे। वही क्वेश्चन ऐसे सब पढ़ जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस आई नहीं तो उसके बाद प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। मैं आपको डेली एक क्वेश्चन पीछे क्या करूँगा, लगाऊंगा आपके एक क्वेश्चन लगाऊंगा। आप डेली यार तैयार करना, 60 दिन में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन हो जाएंगे, बढ़िया करा दूंगा। तो चलिए, जो क्वेश्चन कल कराया था मैं उस क्वेश्चन को बता भी देता हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, मैं बता देता हूँ। अगर जिसका जवाब नहीं आया तो गलत सही नहीं आ रहा तो गलत जवाब दो यार, क्या दिक्कत है, गलत तो दे सकते हो ना, गलत जवाब दो गलत होगे तभी ना सही बनोगे। अब यार सही, अब सोचो यार मैं सही नहीं आ रहा तो छोड़ दो यार, नुकसान हो जाने वाला है बहुत ज़्यादा। चलो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन ना, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे चलते हैं, है ना। वो क्वेश्चन जहाँ तक मैं करा था फिर उसको कंटिन्यू करूँगा ना। और पहले हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं थोड़ा। भाई बुक हम भी लिए रहेंगे तभी ना करेंगे, अपने से बनाएंगे नहीं। देखो ये बुक है ना, इसी बुक में से दिए थे चलिए भाई, बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखिए, बता रहा है 12 सेंटीमीटर अवतल दर्पण वाले, है ना, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बन जाए। तो भाई सोल्यूशन कर लेते हैं। देखो, प्रोसेस वही है, तरीके वही है, जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, मज़ा आने वाला है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट पे आना है, ये तो मैं बता चुका हूँ सब। ये सब देखो, पहले सॉल्यूशन करते हैं और तरीके सब वही हैं। पहले मैं क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है, उसके बाद क्या डैश, यहाँ पे बता रहा है क्या 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी बोल दिया तो हमको पता हो गया भाई फोकस दूरी, और दर्पण तो समझ ही रहे हैं ना, फोकस दूरी इसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से, और कितना है ये 12 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है, देख लीजिए। हाँ, दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए। अब दिमाग लगाना है आपको। एक दर्पण से एक वस्तु रख रहा है, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रख रहा है। जैसे वस्तु है ना, तो वस्तु की लंबाई पता हो गई 4 सेंटीमीटर का है, और रखना कहाँ है ये पूछ रहा है कि दर्पण से, जैसे दर्पण है तो इससे कितना दूरी पे कहाँ पे वस्तु रखूँ। आपको यू निकालना है इस बार, और वस्तु की लंबाई दे दिया है। बताओ वस्तु की लंबाई को किससे दिखाते हैं हम लोग, बताया था ना, एच से दिखाते हैं। वस्तु की लंबाई को किससे दिखाते हैं, एच से, और एच बराबर कितना है, ये 4 सेंटीमीटर वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। यानी प्रतिबिंब की लंबाई दे दिया है कि प्रतिबिंब कितना लंबा बनना चाहिए, 1 सेंटीमीटर बनना चाहिए। बताओ प्रतिबिंब की लंबाई को कैसे दिखाते हैं, एच डैश से ना। आप देख लेना, वीडियो मिलेगा, रेखीय आवर्धन वाला वीडियो करके, उसमें मिलेगा ये चीज़।
मेरे उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेखीय आवर्धन वाला एक वीडियो उस पर लगा होगा, थंबनेल वहाँ पे देखेंगे तो इसमें सब बताया हूँ मैं। और ये कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है। अब चलते हैं हम लोग फार्मूला लगाने। पहले मैं फार्मूला में आपके स्लाइड में फार्मूला लिख देता हूँ। देखिए एक आवर्धन कितने कितने फार्मूले में जल्दी से बता दे रहा हूँ। देखिए एक यम बराबर में बताया था फार्मूला, ये होता है आपका -v/, क्या, u, और इसी बराबर होता है h डैश अपान h, और एक बराबर एक फार्मूला आवर्धन यम बराबर -v/u, 2 फार्मूला। और एक फार्मूला ये बताया था 1/f बराबर 1/v प्लस कितना 1/u, और एक फार्मूला ऊपर ले देता हूँ f बराबर r/, क्या, 2। यही सब फार्मूले लगेंगे और चलते हैं। हाँ, और आपको पूछना है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी u बराबर क्या निकलना, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि दर्पण ध्रुव P से वस्तु की दूरी को कैसे दिखाते हैं, u बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हैंडल करते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से मैं बताता हूँ। तो अब हम लोग लगाते हैं क्या, फार्मूला। अब फार्मूले में हमको u निकालना है, तो u कहाँ कहाँ है, किस किस फार्मूले में है। इसमें तो u नहीं है, ये नहीं लगेगा। और कहाँ u है, इसमें भी u दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी u दिख रहा है। अब चलते हैं हम लोग किसके पास, देखिए अगर इसको हम लोग लगा लेते हैं, इसको अगर लगाते हैं तो ये बोलेगा f लेकर आओ, और u तो निकालना ही है, और क्या लेके आओ, v लेके आओ, क्या लेके आओ, v लेके आओ, और u निकालना ही है, जुगाड़ हो जाएगा। तो अब देखिए v के चक्कर में पड़ते हैं, तो v को अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो यहाँ से v निकालना चाहूँगा तो निकल जाएगा। तो u चाहिए, u तो हमको पता नहीं, u तो खुद ही पूछ रहा है, u तो खुद ही क्या पूछ रहा है। हाँ, अब इसमें देखिए h डैश और h दोनों पता है, h डैश और h डैश दोनों ही हमको क्या है, पता है, लेकिन यम की वैल्यू नहीं पता है। तो हम बताए थे ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। खोलने का तरीका भी सिखाया था आपको। अब देखिए, अब पहले वो वाला फार्मूला लगाओ, अभी क्लियर हो जाएगा। वो फार्मूला लगाओ, यम आवर्धन, उसको कैसे दिखाते हैं, आवर्धन यम बराबर ये होता है -v/, क्या होता है, u बराबर h डैश अपान क्या, h। इनमें से क्या कर लो, आवर्धन पता नहीं है, लेकिन ये 2 वैल्यू आपके सामने है इंक्लूड, इसको ले लो r करके, इसको -v/, क्या, u बराबर, ऐसा कराया था क्वेश्चन, मुझे याद है। अब यहाँ से वैल्यू आप क्या कर लेते हैं, ये तो फार्मूला हमारा तैयार। हाँ, लेकिन ये फार्मूला में रखने से पहले चिन्ह डिसाइड करना होगा। मैं बताया था कि फार्मूला में रखने से पहले चिन्ह डिसाइड करना होगा। बताओ अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव, सब बताया हूँ मैं। h डैश, h क्या है, h क्या है, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई, वस्तु तो हमेशा मुख्य से कहाँ रखी जाती है, ऊपर। तो अवतल दर्पण के लिए h डैश की वैल्यू ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बात रह गई h डैश की, बात करते हैं ना, h डैश। और h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बताया था कि वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए h डैश की वैल्यू निगेटिव होती है, और आभासी सीधे प्रतिबिंब के लिए और h डैश की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, बताया था मैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात किया जाए तो h डैश की क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला है, ना तो आभासी बोला, ना तो वास्तविक बोला, ना तो उल्टा बोला, ना तो सीधा बोला है। तो यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करके आप काम करेंगे। देखो किसका, इसका इस्तेमाल। वस्तु कितनी बड़ी थी, वस्तु है 4 सेंटीमीटर का, और उसका प्रतिबिंब बनना कितना, 1 सेंटीमीटर का। और दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के छठवें केस में हम लोग जानते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु रहती है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दिमाग लगाओ, अवतल दर्पण के छठवां वाले केस में हम लोग जानते हैं, जब वस्तु दर्पण ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच होती है, तो ऐसे केस में वस्तु जितनी बड़ी होती है उससे बड़ा उसका प्रतिबिंब आता है। तो यहाँ पे बताइए, वस्तु है 4 सेंटीमीटर का, उससे बड़ा उसका प्रतिबिंब नहीं है, उससे छोटा आया है। प्रतिबिंब कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अगर वस्तु 4 सेंटीमीटर का है, अगर प्रतिबिंब मान लेते हैं 6-7 का आता है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, लास्ट वाला केस है। लेकिन ये जितनी बड़ी वस्तु है उससे प्रतिबिंब जो है उससे छोटा आ रहा है। इससे सीख मिली कि छठवां केस नहीं है, छठवां को छोड़ के बकिया 5 में से कोई होगा। तो बताओ 5 में से जो होता है, तो उन 5 में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। बस ऐसे दिमाग से काम कर लेंगे। तो यानी h डैश की वैल्यू, यानी ये वास्तविक और उल्टा है, क्योंकि वस्तु से की लंबाई से छोटा आ रहा है, किसकी, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे साइड में बता देंगे कि ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि ये है वास्तविक, वह क्या है, उल्टा है, इसके वजह से ऐसा कर लिया। बस अब वैल्यू यहाँ से क्या कर लो, रख लो और आंसर पा जाओ। अब यहाँ से चलो वैल्यू फिलअप कर लेते हैं। माने भी नहीं पता है, यू भी नहीं पता है, यू भी हमको नहीं पता है, यही तो दिमाग लगाना यहाँ पे है। और एच डैश रख लो यहाँ से -1, अब बट्टे एच की कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और आपको किसकी वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको यू निकालना है, तो भी नहीं पता है, तो भी की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। देखो पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, और ये हो जाएगा भी बट्टे यू, और बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तुम भी की वैल्यू निकाल लो, भी बराबर हो जाएगा यू बट्टे कितना, 4। कैसे, भी की वैल्यू निकालेंगे ना, जिसका मान निकालना तो उसको अकेले करेंगे। तो ये बट्टे में है भी,
भी की वैल्यू निकालनी है, यू बटे में है तो बटे में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यू गुणे 1 करेंगे तो यू और बटे नीचे कितना हो जाएगा यू बटे ये नीचे वाला 4 है, हाँ नीचे वाला कितना है, नीचे वाला 4 है, और देखो मैं इस तरह ये वाला 4 बना देता हूँ, नीचे वाला 4 है तो भी की वैल्यू हमको निकल गई और इसमें कितना आएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, कितना यू बटे 4 आ गया। बस अब फॉर्मूला लगा लो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ कितना यू, इससे कर लेंगे तो 1/f। अब एफ की वैल्यू कितनी है -12 और इक्वल 1/, ये देखो यू की वैल्यू भी की वैल्यू निकाला आपने कितना भी बटे यू बटे कितना निकाला है 4, यू बटे कितना निकाला 4 और प्लस 1/u, यू तो निकालना है। बताओ इसमें कौन सा चर बचा है, एक ही चर बचा है यू, तो भाई एक सवाल में एक ही चर होता है तो किसकी वैल्यू निकलेगी, उसी का तो वैल्यू निकलेगी यहाँ से, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा डील कर लेना। अब डील कैसे करेंगे, ये डील करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो कैसे, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। अब जानते हैं ना अगर x बटे वाई और ओवर बटे p बटे अगर q हो तो कैसे गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो x गुणे q करेंगे तो x q और बट्टे y गुणे p करेंगे तो कितना हो जाएगा y p हो जाएगा। तो इसके बट्टे ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान के हल कर लोगे तो ये हो जाएगा 4 और बट्टे क्या हो जाएगा पता है u, ये ऊपर वाला 4 है, मैं थोड़ा सा सही कर दूँ नहीं तो वो समझ में आएगा, ये प्लस ये हो जाएगा 1/u और ये हो जाएगा माइनस को ऊपर कर लो, -1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बताओ अब हर से में तो ये जुड़ जाएगा -1/12, ये जुड़ जाएगा 4 1 5 यू हो जाएगा। अब यहाँ से यू की वैल्यू निकालेंगे ना, क्रॉस लगा लो आप, यू की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा -u और बराबर हो जाएगा 12 पचे हो जाएगा कितना 60। आपको यू की वैल्यू निकालना है, ये -u की वैल्यू निकालना है, उधर उसको भेज दो यू को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो तो -60 बराबर हो जाएगा कितना u। तो यानी हमने पाया क्या, u की वैल्यू मैंने पाया कितना 60 सेंटीमीटर पा गया, ये निकालना था। मतलब वस्तु आपको रखनी है कितना 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखनी है, तो मेरे ख्याल से निकालने आ गया होगा। हम अपने कहाँ चलते हैं, टॉपिक पॉइंट पे चलते हैं। अब नहीं समझ आया तो मेरा पीछे का सवाल वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें लिखा है सवाल नहीं बवाल ऐसे करके एक टाइटल है ना, तो उसमें ये सब आपको वीडियो ये सवाल इस टाइप के मिलेंगे ढेर सारे। तो यहाँ पे मुझे टॉपिक पढ़ाना है तो जल्दी से तो करूँगा ना तभी निकलूँगा। और हाँ अब पॉइंट की बात करते हैं, कल कहाँ तक मामला सलट चुका था, कल यहाँ तक हुआ था, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ, अभी लिखना नहीं है, जब मैं कहूँगा तभी लिखना है, पहले लेक्चर देख लो। पॉइंट पे लाते हैं, कल कहाँ तक मैं करा था, कल मैं बताया था n चल भी नहीं रहा है, n बराबर मैं बताया था कितना, एक फॉर्मूला बताया था sin i अपान कितना sin r बराबर क्या n। n क्या है यहाँ पे अपवर्तनांक है, n कोई बोलेगा तो क्या है अपवर्तनांक है। या फिर मैं बताया था इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस साइन ये आई और अपान इसको लिख सकते हैं साइन r बराबर n को मैं लिख सकता हूँ 1 और 2। कैसे कर दिया, क्योंकि जो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये n होता है जिसको अपवर्तनांक को बताता है n, तो इसके इधर और इसके इधर माध्यम लिखा जाता है, इधर पहला माध्यम लिखा जाता है, इधर दूसरा का माध्यम लिखा जाता है, फर्स्ट और क्या सेकंड माध्यम लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, दूसर का भी लिख सकते हैं, इधर दूसर का इधर पहला दूसर का ये नहीं मायने रखता है। मतलब ये आपको ये पकड़ना है कि माध्यम लिखा जाता है, इधर भी माध्यम इधर भी माध्यम। माध्यम का मतलब क्या, मीडियम, मीडियम का मतलब समझ रहे हैं ना। माध्यम क्या, जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, शीशा हो गया, और उसके बाद ये आपका अल्कोहल हो गया, डीजल पेट्रोल, ये सब माध्यम मीडियम हो गया ना। तो इसके इधर और इसके उधर माध्यम लिखा जाता है। जैसे ये लिखा गया है 1 और 2 आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ते कैसे इसको, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी ये किसका निकाल के देगा अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का। क्यों, क्योंकि मैं कल बताया था 1 और 2 का मतलब क्या होता है, कल मैं बताया था कि पहले माध्यम के सापेक्ष, ये देखना फैक्ट जो बता रहा हूँ, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कल बताया था, दूसरे माध्यम का क्या अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक जो निकल रहा है पहले माध्यम का नहीं निकल रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष निकल रहा है, बट किसका निकल रहा है, दूसरे माध्यम का निकल रहा है। अगर जैसे कहीं पे आपने ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया आपने साइन आई अपान साइन क्या आर, ऐसे भी लिख सकते हैं 2n1 ठीक। अगर जैसे कहीं यहाँ पे मत लिखना, यहाँ पे हम लोग प्रकाश की किरण जो डाले पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में डाले हैं ना, तो इसके लिए 1 और 2 पकड़ा हूँ। अगर 2n1 हो गया कहीं तो इसका मतलब हो जाएगा कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक किस माध्यम का निकलेगा, पहले माध्यम का निकलेगा। यहाँ तक मैं आपको बता चुका था, ये सब सारे के सारे मैं बता चुका था। अब थोड़ा सा ये यहाँ पे मैं हटाता हूँ
अब देखिए और मैं बता रहा हूँ ये 1 and 2 ये क्या बता रहा है, माध्यम को बता रहा है। अब जैसे मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से देखिए मैं इमेज बना दिया, यहाँ से मैं मान दिया, ये मान लेता हूँ फर्स्ट माध्यम में, जैसे हो गया जैसे कांच, ये मैंने बना दिया, जैसे लिखना नहीं अभी समझते रहो, जैसे कांच बना दिया। और ये मान लेता हूँ मैंने पानी ले लिया, क्या ले लिया, जल ले लिया, पानी बोले तो क्या, ये जल ले लिया। तो जल को किस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर, और कांच को क्या बोलते हैं, ग्लास। तो सिंबल इसका लिख दिया जी, ऊपर कांच का और इसका वाटर लिख दिया। तो अब ये पहला माध्यम है, दूसरा का माध्यम है। अब जैसे लाइट अगर आपकी आ रही है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, लाइट अगर पहले माध्यम से एंट्री करी, मान लेता हूँ किसमें, अगर दूसरे माध्यम में जैसे एंट्री कर रही है तो यहाँ पे अब 1 2 अब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 नहीं लिखेंगे। क्यों 1 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे माध्यम क्लियर हो चुका है, हमको वो माध्यम जो मीडियम है वो डिसाइड हो चुका है। डिसाइड का मतलब हमको पता हो गया, 1 2 नहीं लिखेंगे। अब पहला माध्यम हो गया हमारा क्या, ग्लास, और दूसरा का माध्यम हमारा हो गया क्या, वाटर। तो अब इस वाले के फार्मूले में जब लिखेंगे ना तो इसको ऐसे लिखेंगे, उस चित्र पे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, साइन आई बटे साइन क्या आर, और बराबर यहाँ पे अब लिखेंगे पहला माध्यम क्या हो गया, ग्लास, तो ऐसे लिखेंगे जी एन, और दूसरा का माध्यम क्या हो गया, वाटर हो गया। तो इसको ऐसे लिख देंगे GN W। इसलिए मैं यहाँ पे 1 2 लिखा हूँ कि 1 2 में पता नहीं कैसा माध्यम आएगा, ग्लास है कि सिल्वर है कि गोल्ड है कि ये कैरोसिन है कि कौन सा मीडियम है, वो तो पता नहीं चलेगा, सवाल में कोई भी मीडियम डाल सकता है। तो हम इसीलिए 1 2 लिखवाए हूँ कि अगर 1 2 लिखूँगा तो ये माध्यम जो माध्यम रहेगा वहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसको पिरो सकते हैं, भर सकते हैं। अब जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने डायमंड ले लिया, डायमंड का मतलब बोले तो हीरा ले लिया मैंने, यहाँ पे मैं क्या ले लिया, हीरा ले लिया। हीरा को किससे दिखाते हैं, बोलते हैं ना इंग्लिश में डायमंड, तो उसका हो जाता है यहाँ से क्या, डी हो जाएगा। और ये मैं लेता हूँ जल ले लिया। तो अगर ये वाला फॉर्मूला जैसे कोई पूछेगा कि इसको बनाओ कैसे लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, साइन आई अपान साइन क्या आर, और अभी पहला माध्यम हो गया आपका क्या, फर्स्ट मीडियम हो गया आपका डायमंड। तो यहाँ पे 1 की जगह 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि माध्यम क्लियर हो चुका है, डी लिखेंगे, DN, और दूसरा का माध्यम क्या हो गया, वाटर हो गया, तो DNW हो जाएगा, DNW। ये इस तरह से लिखते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से लिखते हैं। 1 2 का पर्पज़ भी समझ में आ चुका होगा आपको कि आखिर 1 2 क्यों लिखा गया है। 1 2 माध्यम डिसाइड नहीं था तो उसमें 1 2 लिख दिया, जब माध्यम डिसाइड हो जाएगा तो 1 2 हटा के उस माध्यम का हम लोग क्या कर देते हैं, नाम जनरेट कर देते हैं। कितना, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होने वाला है कि अब लगेगा यहाँ पे इसके बाद क्या, स्टार, क्या लगेगा, स्टार। ये जो ये वाला रूल पढ़ा है, n बराबर साइन आई अपान साइन क्या आर, या इसी को मैं बताया था, इसको आप 1 and 2 लिख सकते हैं, और साइन आई अपान साइन आर। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर n तो इधर था उधर इधर कैसे कर दिया। अरे साहब मैथ के छात्र हो, इतना कन्फ्यूज आओगे तो मैथ कैसे चलेगा। वही चीज़ यह है, बराबर है दोनों चीज़ ना, इसके बराबर ये है तो मैंने क्या कर दिया, वैसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, वही चीज़ है, ऐसे भी लिख सकते हैं, वही चीज़ है। कैसे, अब जैसे मैं मानता हूँ अगर इसको इधर भेजते हैं तो इधर होगा तो ये माइनस में आ जाएगी, और इसको उधर भेजेंगे तो वो भी माइनस में चला जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर यही तो आने वाला है, ये तो क्या आने वाला है, आने वाला है। तो इसमें क्या बताने वाला हूँ कि जो अपवर्तन का दूसरा नियम लिखा था आपने कि किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। जो ये वाला फार्मूला कल लिखवा था, सेकेंड रूल ना, और उसी पे ये फार्मूला मैं बताया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दूसरा का रूल था अपवर्तन का कल वाला ना, उस वाले रूल को ही बोलते हैं हम लोग स्नेल का नियम। किसका रूल, स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। ये किसका रूल है, ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे हैं स्नेल 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 के नियम बोलते हैं। एक स्नेल कौन था, स्नेल एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसी का रूल बोला जाता है कि स्नेल का पेपर में खूब झोंक के पूछता है भाई, खूब अपरंपार पूछता है मनमन्ना कि स्नेल का नियम क्या है, स्नेल के नियम को लिखिए। तो या तो स्नेल का नियम नहीं कहेगा तो अपवर्तन के नियम को लिखने के लिए बोलेगा तो अपवर्तन का दोनों नियम लिखेंगे। लेकिन जब ओनली स्नेल का नियम बोलेगा तो आपको अपवर्तन का मैं जो दूसरा नियम अभी बोला हूँ ना, उस नियम को लिखेंगे। तो पहले उसका डिफिनीशन लिखेंगे, डिफिनीशन लिखने के बाद इतना ये फार्मूला देना होगा। ये कोई एक फार्मूला दे सकते हैं, जैसे आपको इसको दे रहे हैं तो एक ही दे देना, या तो सब लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होने वाला है। और यन को बताएंगे, यन किसको बता रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है।
तब जाके आपको कहीं 2-3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा नंबर क्या मिलेगा, उसके पर्पज़ के बदले में आपको नंबर मिलेगा। तो अब हम लोग इसके बाद ये समझ आए क्या, ये है स्नेल का नियम, स्नेल लॉ। ठीक, क्लियर। अब स्नेल लॉ कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टार लगवाने जा रहे हैं। स्टार में कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट आपको बताने वाले हैं। तो स्टार में पहला पॉइंट आप डालेंगे, चलो स्टार लगा लो, यहाँ तक हो गया था कल ना। अब उसके आगे स्टार लगा लो। देखो स्टार ऐसे लगाना है, ये जैसे मैं लगा रहा हूँ ये इस हिसाब से लगेगा। कोई कहेगा सर स्टार तो ऐसे नहीं बनता है, भाई कोई बात नहीं, हमारे तरीके ऐसे निकल लगा आप अपने हिसाब से स्टार बना लेना, है ना। तो कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसा कर लेते हैं। हाँ चलो स्टार लगाओ। स्टार में ये लिखवाऊँगा, लिखिए लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखिए अपवर्तन के दूसरे नियम को। अपवर्तन का दूसरा नियम कौन है आपकी किताब में, समझ आ रहा है ना। जो मैं अपने नोटबुक में जो लिखवाया हूँ उसको मैं दूसरा बोल रहा हूँ। लिखिए अपवर्तन के दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को कोष्ठ में लिख लेना। अपवर्तन के दूसरे नियम को कोष्ठ में ऐसे लिख लेना है तो फ्यूज हो जाओगे। कोष्ठ में ये वाला लिख लेना, अपवर्तन के दूसरे नियम कोष्टक में ऐसे डाल लेना कि ये दूसरा नियम है, 1/1 बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये दूसरा रूल है। कोष्टक में डाल देना इसको ना। देखिए अपवर्तन के दूसरे नियम को कोष्टक में भर के फिर कोष्टक बंद कर देना। देखिए अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। 2 पॉइंट, ये सॉरी 1 पॉइंट हो गया। स्टार में पहला पॉइंट हो गया। अब स्टार में आप लगाएंगे कौन सा पॉइंट, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया, अब स्टार में लगाएंगे क्या, दूसरा पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, आपको एक मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा फैक्ट। कौन सा फैक्ट, टेक्नोमेट्री का। एक बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड ये बात बताने वाला हूँ। उससे पहले स्टार लगा हुआ ना, स्टार में दूसरे पॉइंट एक टेग्रामेट्री का फैक्ट याद रख लेना। क्या, साइन, ये साइन है और साइन 0 अंश की वैल्यू होती है 0 डिग्री। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। अब कहेंगे ये कहाँ से आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से आया। कक्षा 10 में हो, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ में होगा, त्रिकोणमिति, उसमें आप देखेंगे तो सॉरी ट्रिग्नोमेट्री होगा, उसमें आप देखेंगे तो इस तरह से एक टेबल बनाया होगा और वहाँ पे लिखा होगा त्रिकोणमिति के वैल्यू दिया होगा, साइन 0 अंश, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, और उसके बाद है ना इस तरह से 0 अंश 30, 45, 60, उसके बाद 90। तो वो सब वैल्यू आपके दिमाग में होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिमाग में होना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। साइन 0 अंश का एक ही मान का ज़रूरत है, मैं उस मान को बता देता हूँ। साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 0 अंश होता है, और साइन 0 अंश का मान 0 अंश होता है। ठीक, ये याद रख लेना। और एक फैक्ट मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। देखिए क्या है कि अगर साइन पे हो चाहे कास पे हो, सब पे बता रहूँगा, लेकिन हम साइन पे लेके चल रहे हैं। साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये रूल सब पे काम करने वाला है। मैं साइन पे ही बता रहा हूँ। जैसे अगर ये हो जाए कितना, ये हो जाता है, अगर थोड़ा मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए अगर हो जाता है जैसे साइन थीटा, ये साइन इसका कोड है, ये साइन का कोड है। साइन अकेले नहीं रहता, साइन किसी कोड के साथ रहता है। जैसे साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। अगर ओनली आप अगर साइन बोलोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप ओनली साइन बोलोगे तो इसका कोई क्या होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब जैसे मैं मान लेता हूँ मार्कर मैंने लिया हूँ, अगर इसमें स्याही ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे कोड बनाना जरूरी है। अगर कोड नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो वही हाल है, साइन थीटा बराबर, अगर जैसे इधर साइन होता है, इधर साइन, कास भी हो सकता है, लेकिन साइन की मैं बात कर रहा हूँ। और इधर साइन जैसे अगर फाई हो जाए, ये किसका सिंबल है, फाई का है। ये थीटा होता है, फाई होता है। कहाँ, ट्रिग्नोमेट्री में। आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में पढ़ाने लगे क्या, अरे भाई पढ़ा दिया तो क्या दिक्कत है। इस्तेमाल आएगा ना उसका। अभी एक चीज़ बताने वाला हूँ, उसका इस्तेमाल होगा तो बता दे रहा हूँ। चाहे वहाँ पढ़ लो, थोड़ा मुझसे भी पढ़ लो थोड़ा सा। तो अगर ये साइन, अगर साइन थीटा और साइन फाई, अगर ये साइन, उसी तरह अगर ऐसे भी हो जाए कॉस थीटा और कॉस फाई, उसी तरह अगर ऐसे हो जाए टेन थीटा और टेन क्या, फाई, है ना। अगर इधर देखिए तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये सेम हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, फाई। उसी तरह यहाँ से अगर ये हटाएंगे, यहाँ से कॉस है तो कॉस हटेगा, यहाँ से थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, फाई। यहाँ से टेन सेम है ना,
तो ये हट जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा फाई। उसी तरह अगर कोई ऐसे बोल दे कि टैन क है और बराबर हो जाए टैन कितना ख खरगोश, तो ये टैन सेम है ना, तो हट जाएगा, यहाँ से क हो जाएगा, इसके कोण बराबर हो जाएंगे, क बराबर हो जाएगा कितना, ये ख हो जाएगा। इस तरह से ये फैक्ट याद रख लेना है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और ये फार्मूला स्टार लगा हुआ ना, स्टार में ये हो जाएगा कौन सा पॉइंट आपका, ये पहला, और इसके बाद ये नंबर हो जाएगा कौन सा, दूसरा पॉइंट होगा। स्टार में 2 पॉइंट आपको डालना है, 2 पॉइंट नहीं होगा, शायद तीसर का होगा ना, हाँ ये दूसर का था, और ये कौन सा नंबर हो जाएगा, तीसर का। ये 3 फैक्ट आपको डालना है। क्यों मैं करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल आने वाला है। इतना क्लियर, तो इतना हो गया होगा। चलिए अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, कौन सी, नेक्स्ट अगली हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ के लंबवत हो, ये हेडिंग पड़ेगा। अगला हेडिंग आप डालेंगे, यदि प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो, सीमा पृष्ठ के लंबवत हो, ये हेडिंग डाल के, लंबवत हो ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। इसके आगे मैं बताऊंगा, पहले लेक्चर सुनिए। अब आपको क्या बताने वाला हूँ, जैसे ये हो गया आपका सीमा पृष्ठ, क्या हो गया, सीमा पृष्ठ। तो अभी तक हम लोग जितने भी लाइट को, प्रकाश को ड्रा कर रहे थे, ये हम लोग ऐसे ड्रा कर रहे थे, दिख रहा है कैसे, ऐसे देखो, ऐसे क्रॉस ऐसे ड्रा कर रहे थे। लेकिन अब ये प्रकाश की किरण आपको ये जो सीमा पृष्ठ है इसके लंबवत ड्रा करना है, लंबवत डालना है, ये ऐसे, कैसे, ऐसे, ये सीमा पृष्ठ है ना, इससे लंबवत हो जाएगा 90 डिग्री का। अभी तक हम लोग जितना डाल रहे थे प्रकाश की किरण ना, वो इस तरह से डाल रहे थे, सीमा पृष्ठ के लंबवत नहीं था। लेकिन अब आपको डालना है, हेडिंग में ये पढ़ना है आपको कि यदि प्रकाश की किरण जो है वो सीमा पृष्ठ के कहाँ डाली जाए, लंबवत डाल दिया जाए, तो क्या घटना घटेगी। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोण का मेजर हमेशा कहाँ से करते हैं, अभिलंब से। अभिलंब से बने कोण को अगर आपतित किरण के साथ बनाया हुआ कोण है तो आप उसको आपतन कोण, और अपवर्तित किरण अगर अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, अपवर्तन कोण ना। तो अब लाइट, पहले मैं अभिलंब खींच लिया, क्या अभिलंब। अब आपको प्रकाश की किरण जो आप ऐसे डालते थे वो सीमा पृष्ठ के कहाँ डालना है, लंबवत। ये आपका नॉर्मल हो गया, मैं इसका नाम दे दिया नॉर्मल, अभी लिखना नहीं है और आपको समझना है। तो ये अगर प्रकाश की किरण इसके सीमा पृष्ठ के लंबवत डाल दिया जाए, जैसे इस तरह से अगर ऐसे डाल रहे थे आप, तो ये कुछ कोण बना रही थी ना यहाँ से, थीटा, और इस कोण का नाम फिलहाल मैं तो लिया था आई, जिसको आपतन कोण बोलते थे। अब दिमाग लगाओ कि अगर प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ के लंबवत डाली जाए, तो जैसे ही लंबवत होगा ये, तो आप देखिए आपतन कोण का मान धीरे धीरे घटते, और एक कंडीशन ऐसा हो जाएगा कि लंबवत कब होगा, जब आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, आई का मान 0 हो जाएगा। तो मतलब इसी पे अगले क्लास में मैं लेक्चर देने वाला हूँ कि यदि आपतन कोण जो हो जाए, ये अगर ये प्रकाश की किरण जो है सीमा पृष्ठ के लंबवत हो जाए, तो ऐसे केस में ये जो अपवर्तित किरण होगी, क्योंकि ये डालूंगा यहाँ से तो आपतित किरण हो जाएगी, और बात बनेगी किसकी, अपवर्तित किरण। तो अब क्या अपवर्तित किरण में अब भी विचलन होगा या विचलन नहीं होगा। अगर सीमा पृष्ठ के लंबवत अगर सीधा डाला जाए प्रकाश की किरण, तो क्या अब जो अपवर्तित किरण थी क्या अपने रास्ते से भटक जाएगी, यानी विचलन होगा, अपवर्तन की घटना होगी कि नहीं होगी। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट डाल लेना, पेपर के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कल अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने कॉलेज, स्कूल, दोस्तों सबको क्या करो, फॉरवर्ड करो, बताओ, और उसके बाद बताओ कि पूरे लिखवाते हुए कंटिन्यू स्टार्ट से शुरू से चल रहा है एकदम बढ़िया से क्लासेस, और पूरा एंडिंग तक ऐसे ही चलते रहेगा झोंक के बढ़िया से। और उसके बाद हाँ, एक फ्रंट पे क्वेश्चन लग जा रहा है ना, जवाब देते ना भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।